वो शुल्क लेते थे 500 रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का डॉक्टर भी इस प्रकार का शुल्क लेना, इसका साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनके हाथ में गुण इतना था कि इस प्रकार की उनकी स्थिति थी। वो भी उस समय जर्मन पादरी जो अपने देश में आए, क्योंकि अपने देश में केवल इंग्लैंड से पादरी आए ऐसा नहीं, तो फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, जर्मन, ये लोग भी अपने देश में आए थे और अपने देश में छोटे छोटे कब्जे किए थे उन्होंने जमीन के। तो ये पादरी भी कोलकाता में आए। उसमें जर्मन पादरियों के द्वारा होम्योपैथी को अपने देश में लाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उसका बहुत विरोध किया। वो यूरोप से ही थे, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि कोलकाता में होम्योपैथी की शिक्षा दी जाए। लेकिन जर्मन पादरी जो ज्ञान लेकर आए थे उन्होंने वहां के लोगों को दिया अनौपचारिक रीति से, और वहां पर कुछ लोग बंगाल के भारतीय लोग होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए। लेकिन वो औपचारिक नहीं थे, अंग्रेज लोग उनको क्वैक्स करके उनका मजाक उड़ाते थे। और कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन, दैट वाज नथिंग बट अ प्रीकर्सर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये लोग कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन में सारे लोग मिलकर होम्योपैथी का बड़ा मजाक उड़ाते थे। और मजाक उड़ाने वाले जो सबसे आगे रहते थे उसमें डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार भी रहते थे। लेकिन एक प्रसंग ऐसे आया 1867-68 के आसपास कि महेंद्रलाल सरकार का एक पेशेंट जो उनके औषधियों के कारण ठीक नहीं हो पाया, वो होम्योपैथी के कारण आखिरकार ठीक हो गया। तो महेंद्रलाल सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जिसको पैथी ही नहीं मानते थे, विज्ञान ही नहीं मानते थे, मजाक उड़ाते थे, ऐसे होम्योपैथी के द्वारा रुग्ण ठीक हो गया। बड़े सरल मन के थे, प्रामाणिक थे, उनकी आंखें खुली थी, कान खुले थे, मन खुला था। तो उन्होंने इस अनुभव के पश्चात होम्योपैथी का अध्ययन शुरू किया और लगभग 1 साल तक अध्ययन करते रहे और बहुत ही बारीकी से वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने अध्ययन किया। और उस अध्ययन से उनको पता चला कि होम्योपैथी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, तर्कपूर्ण विचार होम्योपैथी में है। और बड़े प्रामाणिक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन की जब अगली मीटिंग होगी तब उसमें मैं होम्योपैथी के बारे में जरूर बात करूंगा, जो अध्ययन मैंने किया उसको सबके सामने रखूंगा। तो महेंद्रलाल सरकार ने बड़े प्रामाणिकता से अपने अध्ययन को कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन में रखा। और जैसे उन्होंने रखा तो ये ब्रिटिश लोग जो कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी थे, उन्होंने महेंद्रलाल की केवल निंदा नहीं की, अपमान नहीं किया, तो महेंद्रलाल सरकार को कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन से बहिष्कृत किया गया। He was simply outcasted because of his support for homeopathy. आप समझ सकते हैं कि महेंद्रलाल सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यही लोग साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, यही लोग लोगों को विज्ञान की दृष्टि देनी चाहिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन मैंने तो होम्योपैथी का बड़ा तर्कपूर्ण विचार करके ये विचार उनके सामने रखा, तो मुझे निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। महेंद्रलाल सरकार को बड़ी वेदना हुई। उनको केवल कोलकाता मेडिकल एसोसिएशन से निकाला गया इतना नहीं, तो उनका जो व्यवसाय था वो भी कैसे समाप्त होगा, इसके बारे में सब प्रकार के प्रयास किए गए। लगभग बाद में 8-10 महीने का समय ऐसा गया कि महेंद्रलाल सरकार के पास कोई नहीं जाता था, उनका दवाखाना लगभग बंद हो गया। लेकिन उससे भी महेंद्रलाल सरकार उठे, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग उनके साथ खड़े थे। उसमें कई प्रकार की बातें होती थी, चर्चा चलती थी। महेंद्रलाल सरकार ने अंग्रेजों का ये मन, उनकी बुद्धि और उनके द्वारा ये जो एक बात उनके अनुभव में आई कि वो जो विज्ञान कहते हैं वही एकमात्र सत्य है और कोई भी सत्य नहीं, वो बाकी सारा झूठ है। इस प्रकार की इनकी जो दृष्टि है ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, ये वैज्ञानिक मानसिकता नहीं है। और महेंद्रलाल सरकार ने यह तय किया कि ये अंग्रेज लोग हमें वास्तविक विज्ञान की दृष्टि और विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं,
तो उन्होंने ये तय किया, मन के अंदर संकल्प जगा उनको कि भारत के लोगों के लिए विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान शुरू करना चाहिए। तभी भारत के अंदर ये बात आएगी और अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की सहायता न लेते हुए इस प्रकार का संस्थान अपने देश में खड़ा होना चाहिए। देखिए कहां से कहां बात गई। 1870 में उन्होंने अपने विचार को प्रकट करने के लिए कोलकाता मेडिकल जर्नल ऐसी पत्रिका का प्रारंभ किया और उन्होंने उसका जो संपादकीय एडिटोरियल लिखा, उसमें उन्होंने अपने मन का ये जो संकल्प सबके सामने रखा। लेकिन सबके सामने रखते हुए उन्होंने एक विशेष बात उसमें कही। उन्होंने महर्षि चरक का एक उद्धरण अपने संपादकीय का प्रारंभ करते समय लिखा। वो महर्षि चरक क्या कहते हैं? वो ऐसा कहते हैं कि रुग्ण किसी भी औषधि से या औषधि की पद्धति से अगर ठीक होता है तो उसको सही मानना चाहिए और उस पद्धति का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये जो महर्षि चरक की बात थी, यानी भारत की ये सनातन बात है। एक ही सत्य की ओर जाने वाले अनेक मार्ग हो सकते हैं। अंग्रेजी में अगर कहना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्लूरलिटी ऑफ एनीथिंग, देयर कैन बी मेनी वेज टू वन ट्रुथ। महेंद्रलाल सरकार ने ये देखा और उस चरक के, महर्षि चरक के वाक्य को सामने रखते हुए उन्होंने अपने मन की सारी बातें रखी और ये संकल्प उस एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा कि हम भारत के लिए, भारत के लोगों के द्वारा निर्मित, भारत के लोगों के लिए एक विज्ञान अध्ययन अनुसंधान संस्थान खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से भीख नहीं मांगेंगे, अंग्रेजों का पैसा नहीं लेंगे। और इस प्रकार का एक संकल्प लेकर 1870 में उन्होंने कार्य शुरू किया और 1876 में 1876 he could establish first scientific institution of India, and that is well known today with the name Indian Association for Cultivation of Sciences। ये संस्थान निर्माण होने के पीछे इस प्रकार का विचार था। तो हम समझ सकते हैं कि आज ये सारी घटना मैं पढ़ता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस प्रकार की बात ये महेंद्रलाल सरकार को करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का छद्म रूप देखा। विज्ञान के सहारे बाकी सारी ज्ञान की शाखाओं को दबाना, इस प्रकार का मन, एक ही सत्य है जिसको एक्सक्लूसिव ऐसा कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। आज भी हम जानते हैं कि TIFR ने कुछ समय पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा एक होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन नाम की एक संस्था चलती है, जो ओलंपियाड, अलग अलग चलते बच्चों के लिए साइंस ओलंपियाड, उसके बारे में काम करती है। तो उसमें भी गए साल एक प्रश्न पूछा गया कि होम्योपैथी एक तो स्यूडो साइंस है, इस प्रकार का प्रश्न था वो। तो हम समझ सकते हैं कि ये बात आज भी चल रही है और होम्योपैथी को भी जो पश्चिमी गोरे लोगों के द्वारा आई, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो आयुर्वेद के बारे में कैसा सोचते हैं? हम सब जानते हैं कि अपने देश में ही, अपने देश के कई अच्छे अच्छे विद्वान लोग आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छा अनुसंधान करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी जो आयुर्वेद का प्रोटोकॉल जारी किया, घोषित किया, वो किस आधार पर किया? तो डॉक्टर VM कटोच, जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक थे, वहां की उप महानिदेशिका डॉक्टर नंदिनी कुमार, डॉक्टर भूषण पटवर्धन जो UGC के वाइस चेयरमैन हैं, ऐसे सारे मान्यवर वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट केंद्र शासन को प्रस्तुत किया आयुर्वेद के संबंध में। उसके आधार पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह घोषणा की। यानी ऐसा नहीं कि आयुर्वेद के कुछ लोगों ने उठकर हर्षवर्धन जी के ऊपर दबाव बनाया कि आप ऐसा घोषित करो, ऐसा नहीं है। ये विज्ञान की पद्धति से तर्कपूर्ण विचार करते हुए आयुर्वेद के बारे में ये सारी जानकारी केंद्र सरकार को नीति आयोग के द्वारा दी गई और हर्षवर्धन जी ने उसको घोषित किया। तब आज भी स्वतंत्र भारत में भारत की जो ज्ञान की परंपरा का विज्ञान है,
उसका मजाक उड़ाया गया। यानी हम समझ सकते हैं कि आज भी अपने देश में विज्ञान जगत में इस प्रकार के लोग हैं कि जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत का परिचय, भारत की पहचान किन बातों से है इसको जानते नहीं। हम सब जानते होंगे कि पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अमेरिका में, यूरोप में, जापान तक, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक आयुर्वेद के बारे में आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला में बहुत अच्छा अनुसंधान किया जाता है। अपने देश में भी सीएसआर की लैबोरेटरीज में, बीएसटी की लैबोरेटरीज में आयुर्वेद के बारे में अनुसंधान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का मजाक उड़ाने की हिम्मत स्वतंत्र भारत में अपने ही देश के लोग करते हैं। हमें इस बात से ये सारी सबक सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार का कार्य करना है। इस प्रकार की बात 1870 में जब हुई तब उससे भारत का पहला विज्ञान अनुसंधान अध्ययन केंद्र शुरू हुआ। और आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि इसी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से ही जगदीश चंद्र बसु निकले, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय निकले। यहीं पर काम करते करते चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला। सत्येंद्रनाथ बसु, मेघनाथ साहा और ये सारे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की छत्र छाया में पले बढ़े। तो इस प्रकार का ये अपना जो इतिहास है उसको हमें समझना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी भाव यानी क्या इसको ठीक समझना चाहिए। आज प्रभु नारायण जी यहाँ पर है तो मैं जानता हूं कि मालवीय जी की दृष्टि भी इसी प्रकार की थी। मालवीय जी ने अभी मैं गए सप्ताह वाराणसी गया था तो वहां पर ऐसी ही सारी चर्चा चली कि मालवीय जी की दृष्टि क्या थी इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित करने के पीछे। तो हम सभी ने इन बातों को ठीक समझना चाहिए। मालवीय जी के मन में क्या विचार था विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर, इसको थोड़ा समझने का प्रयास मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि मानो विज्ञान भारती का कार्य मालवीय जी ने ही शुरू किया, उसके पूर्व जगदीश चंद्र बसु ने शुरू किया, उनके साथ साथ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने शुरू किया और सबसे पहले डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने ही मानो विज्ञान भारती के कार्य की नींव रखी। वो शायद कार्य आज भी अधूरा है स्वतंत्र भारत में, उसको आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान भारती का जन्म हुआ है। तो हमने ये जो सारी घटनाएं घटती है अपने आसपास, वर्तमान में घटना घटी इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया है। लेकिन ऐसी कई बातें कार्यकर्ता इस नाते हम सभी के मन में बार बार उठती रहती है। क्यों? तो हम चाहते हैं कि भारत की पहचान को स्थापित करना है विज्ञान के क्षेत्र में। इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिक विज्ञान को नकारना, आधुनिक विज्ञान को भी लेना है। आधुनिक विज्ञान और भारत का विज्ञान, इसका मेल कैसे बैठ सकता है, इसमें संवाद कैसे शुरू हो सकता है, इस प्रकार की सारी कल्पनाएं करनी है। तो इस प्रकार का कार्य करना ये विज्ञान भारती की कल्पना है और हम सभी सदस्य विज्ञान भारती के, जैसे मैंने कहा कि इस बात को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और हम अगर इस बात को ठीक समझेंगे तो हम विज्ञान भारती के कार्य को भी बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आज अपने देश को है। तो इस प्रकार से विज्ञान भारती के कार्य को सतत समझने का प्रयास करना ये हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है और आज का स्थापना दिन हमें इसी बात का संकेत देता है और कहता है कि हम सब इस कार्य के प्रति संकल्पबद्ध हो। एक कार्यकर्ता इस नाते आज के इस अवसर पर यही विचार आपके सामने रखने का विचार मैंने किया। आप सभी को फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ रुकता हूं। मैं थोड़ी आपसे अनुमति लूंगा क्योंकि 4 बजे आयुष मंत्रालय के साथ एक बैठक होने वाली है, तो मुझे उस बैठक में सम्मिलित होना है। इसलिए आप सभी का फिर एक बार अभिवादन करते हुए आप सभी से अनुमति लेकर मैं इस कार्यक्रम से विदा होता हूं। नमस्कार।